हेलो फ्रेंड। मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज अध्याय 6 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर जो प्रॉपर्टी है इस पे जो संस्तर है इसमें संस्तरों का विकास कैसे हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ, कैसे हो रहा है, और इसके साथ ही साथ भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में भी सूचनाओं की जानकारी इसमें किस प्रकार हम देखेंगे और उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ दिया है धरातल असमतल क्यों है, ये एक प्रश्न है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है क्योंकि ये गतिशील है और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में संचालित हो रहा है। निश्चित तौर पर देखें तो भूतकाल में जो वर्तमान गति है इसकी अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर यानी तेज संचालित हो रही होगी उस समय। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः देखें तो धरातल जो है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता है, सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उसके द्वारा। लेकिन देखें तो आंतरिक बल भी अभी सक्रिय, यानी बाह्य बल तो साथ साथ कार्य करते हैं, उसके साथ साथ आंतरिक बल भी इसमें अपनी सक्रियता दिखाते हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य यह है कि धरातल जो है पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है। दोनों बलों से तभी प्रभावित होता है, बाह्य बल वो आंतरिक बल, दोनों इसके धरातल पे जिम्मेदार है परिवर्तन लाने के लिए, तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील भी है। बाह्य बलों को हम बहिर्जनिक एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, आंतरिक बलों को अंतर्जनिक एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है क्या, जैसे बहिर्जनिक प्रक्रिया बल है वो क्या कार्य करते हैं, जैसे देख लीजिए उभरी हुई जैसे भू आकृतियां पृथ्वी पे उनका विघर्षण करते हैं, यानी वियरिंग डाउन उनको करते हैं, उनको घर्षण और उनका निम्नीकरण करते हैं जो बाह्य बल है। उसके साथ साथ अब उनका निम्नीकरण करेंगे, जो अवसाद होगा उसके द्वारा भराव करेंगे दूसरे स्थान पर ले जाके। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर को कम होने के तल संतुलन यानी ग्रेडेशन उसको हम कहते हैं, तल संतुलन यानी ये उच्चावचों के मध्य जो अंतर है वो अंतर को कम करने का प्रयास करता है, अर्थात संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अंतर्जनिक शक्तियां जो है निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण भी करती हैं। इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रही हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों के जो विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं उनके द्वारा। सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल होते हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण पर बल देती हैं। भूतल संवेदनशील है, यानी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है भूतल वो बहुत संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इसी पे निर्भर रहता है और इसका व्यापक और सघनतम उपयोग भी करता है और लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। यानी इसको सस्टेन करने में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जो भी जीव जंतु है, जो भी वृक्ष है, सबका योगदान है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन तो किया है और हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु इतना उपयोग नहीं करना चाहिए। भविष्य में जीवन निर्वहन के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचा के रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी इस संसाधन का उपयोग बचा रहे, ताकि वो भी उपयोग कर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। धरातल के जो अधिकांश भाग है उसको बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है और मानव द्वारा इसके उपयोग, इसका दुरुपयोग, इसके कुप्रयोग के कारण इसकी जो संभाव्यता और जो विभव उसकी है वहन क्षमता उसमें बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया या अभी दे भी रही है और उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को हम कम करने में सफल हो सकते हैं और भविष्य के लिए जो संसाधन है उसका संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय हमें करना चाहिए, हम कर भी सकते हैं। आगे देखिए जैसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर ये क्रियाएं शामिल होती है। जैसे हम जैसे धरातल है, धरातल के पदार्थों पर जो अंतर्जनिक या बहिर्जनिक बल हैं इनके द्वारा क्या होता है, भौतिक दबाव पड़ता है, रासायनिक क्रियाएं भी कुछ होती है। इन्हीं के कारण जो भूतल है उसके विन्यास में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेस के नाम से संबोधित करते हैं।
पटल विरूपण क्या है? पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीता जो सब जानते हैं, वल्केनिज्म, अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया यानी ये पृथ्वी के अंदर से आंतरिक भाग में काम करते हैं, जिसका प्रभाव ऊपर भी दिखाई देता है, जो इससे पहले की इकाई में हमने संक्षेप से देखा था। अपक्षय क्या है? बृहद क्षरण जैसे मास वास्टिंग हो गया, अपरदन एवं निक्षेपण, डिपोजिशन, ये सारे के सारे बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में हम विस्तार से विवेचन किया गया है, देखेंगे। आगे देखिए प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे कि जल हो गया, हिम, वायु, जो कि धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं, उनको परिवहन करने में भी सक्षम है, इसको भू आकृतिक कारक कहा जाता है। अंतर्जनिक बल हो गया और बाह्यजनिक बल, तो उसमें कौन से कारक उनमें रोल अदा करते हैं, किस कारकों द्वारा वो क्रिया प्रोसेस हो पा रहा है, तो ये है कारक। इसमें जल, वायु, हिमानी शामिल है। देखिए जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। इसमें ढाल भी एक कारक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। भू आकृति जो प्रक्रियाएं हैं तथा भू आकृतिक कारक, विशेषकर बहिर्जनिक, जो यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है, जैसे जो धरातल के पदार्थों के साथ साथ अनुपयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक होता है एजेंट, एक गतिशील माध्यम है, जैसे कि प्रवाहित जल है, ये गतिशील हो गया, हिमानी भी गतिशील हो गया, हवा, लहरें, धाराएं, सारे के सारे क्या है? गतिशील माध्यम है, एजेंट हैं, जो धरातल के पदार्थों को हटाते हैं, ले जाते हैं और कहीं दूसरे स्थान पर निक्षेपित करते हैं। इस प्रकार देखें तो प्रवाह युक्त जल जो गतिशील जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को हम भू आकृतिक कारक कह सकते हैं। ये कारकों द्वारा भी भू आकृति में परिवर्तन होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल अब आता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ ये जो धरातल के पदार्थ है इस पे दबाव भी डालता है। गुरुत्वाकर्षण बल अब वो खींचता है ढाल के सहारे पदार्थों को और गतिशील बनाता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को भी क्या करते हैं? ये जन्म देते हैं। जैसे ज्वार भाटा हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि सूर्य व चंद्रमा वो के कार्य जो उनका गुरुत्वाकर्षण बल इसके कार्य उत्पन्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल भी एक कहें कि प्रोसेस है, भू आकृति परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। देखिए निसंदेह हम गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अतः यानी ढाल प्रवणता नहीं है तो भले गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन वो बिल्कुल समतल सतह है, वहां पे ढाल नहीं है, तो क्या होगा? वो गतिशील नहीं हो सकता है। अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल के अभाव में कार्य नहीं कर सकता है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं, जो हमें इससे जोड़े रहता है। यह वो बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ भी करता है, और सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर हो, प्रवणता के कारण ही घटित होते हो। जैसे ऊंचे स्तर के नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर, ये सारी चीजें घटनाएं घटित होती है किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। आगे हम देखते हैं अंतर्जनिक प्रक्रिया यानी इंडोजेनिक प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, देखिए पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है ये भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का स्रोत है। अब जो भू आकृतिक जो आंतरिक क्रियाएं हैं, अब अंदर से निकलने वाली ऊर्जा उसका स्रोत होगी। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी उष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले उष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को भी प्रेरित करती है। यही ज्वालामुखी को प्रेरित करता है। और जो पटल विरूपण डायस्ट्रोफिज्म ये बहुत बड़े मात्रा में हमारे जो पृथ्वी है इस पे असल खंडों का निर्माण करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर की जो उष्मा प्रवाह होता है यह भू परपटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनिक बलों के जो कार्य समान नहीं होते, यानी भूपरपट की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर। जैसे कहीं बहुत मोटी भूपरपटी है या जहीं बहुत पतली, यानी पतली हमें देखने को मिल जाएगी महासागर बेसिन में, तो इसमें भी अंतर देखने को मिलता है। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपटी की सतह असमतल होती है। आगे हम देखते हैं पटल विरूपण। पटल विरूपण में हो गया डायस्ट्रोफिज्म,
इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सभी जो प्रक्रियाएं हैं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित व निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। जैसे इनमें निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रियाएं। दूसरा है धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। ये सारी चीजें हैं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन के करने में प्लेट विवर्तन की भूमिका होती है। तो इस प्रकार प्लेट विवर्तन की या पर्वतनीय माने प्लेट विवर्तन के द्वारा ही हम कहें कि ओरोजेनिक जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है और महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति इसमें हो सकती है। देखिए जो पर्वतनीय प्रक्रियाएं हैं, पर्वत निर्माण प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं ओरोजेने, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया कहलाती है और पर्वतनीय महाद्वीप रचना इपेरोजेने भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश उत्पन्न होता है, विभंग हो सकता है इन क्रियाओं द्वारा, यानी भ्रंश हो सकता है, तनाव यानी संपीड़न द्वारा, विभंग, ये सारी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, वलन द्वारा उसमें वलन का निर्माण होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में भी परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शैलों का कायांतरण होता है यानी उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी यानी वल्कनिज्म। ये क्या है, आंतरिक बल द्वारा ये प्रभावित होते हैं, अंतर्जनिक क्रिया इनको कह सकते हैं। देखिए ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलें जो है या जो लावा मैग्मा भूतल की ओर संचालन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण करते हैं। और इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलें शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। अब हम देखेंगे बहिर्जनिक प्रक्रियाएं या एक्सोजेनिक प्रोसेस में कौन से शामिल होते हैं। बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं अपने ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं आंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित होते हैं। ये विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करते हैं, यानी प्रवणता भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर ही कार्य करता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल स्ट्रेस कहते हैं और ठोस पदार्थ में प्रतिबल जो होता है धक्का एवं खिंचाव यानी पुश एंड पुल से उत्पन्न होते हैं और इससे विकृत प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल यानी विलग कार्य यानी अलग करने के कार्य करते हैं। यही जो प्रतिबल होता है यानी शियर स्ट्रेस, यही प्रतिबल सेल और धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। ये सब तोड़ते हैं। अपरूपण जो अपरूपण होता है, अपरूपण प्रतिबल जो का परिणाम होता है कोणीय विस्थापन। यहाँ पे जैसे देखिए अनाच्छादित प्रक्रियाएं दिया हुआ, कैसे अनाच्छादित प्रक्रियाओं में कौन कौन से प्रक्रियाएं होते हैं। इसमें जैसे दिया है अपक्षय, तो अपक्षय ये गुरुत्वाकर्षण आणविक दाब तथा एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भी होता है। अपक्षय को ये प्रेरक बल है, यानी अपक्षय को किससे ऊर्जा मिलती है, कौन उसको प्रेरित करता है अपक्षय को, तो आणविक दबाव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण करता है एवं रासायनिक क्रियाएं भी करते हैं। बृहद संचलन जो होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। अपरदन या परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके लिए गतिज ऊर्जा यानी जैसे वायु की गति हो गई, जल की गति हो गई, हिम की गति हो गई, हिमानी, ये सारी उसको गति प्रदान करते हैं परिवहन के लिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है कि धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं जो कई कारक हैं, जैसे कि इसमें शामिल है तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं सामान्यतः कणों यानी ग्रेन्स के बीच के संबंध को ढीला करते हैं, विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण संचलन, अपरदन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षा दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व होते हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
देखिए सभी बहिर्जनिक जो भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनको एक सामान्य शब्दावली नाम दिया जाता है, जैसे अनाच्छादन। अनाच्छादन यानी डेनुडेशन। इसके अंतर्गत जो भी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनको इसके अंतर्गत हम एक शब्द में कह सकते हैं अनाच्छादन। देखिए अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत यानी स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अपक्षय, बृहच्छरण हो गया, संचलन हो गया, अपरदन हो गया, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं अनाच्छादन में। देखिए अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है और इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो प्रत्येक प्रक्रिया है इसके लिए विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है, जिम्मेदार होती है इसके लिए। और बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक भी हैं और ये जो है विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। वनस्पति के घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो मुख्यतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं और विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर हो गया, दक्षिणी मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्ति, इन सब के कारण जो स्थानीय भिन्नता है वो पाई जाती है। और पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा कितनी है, वर्षा कितना हो रहा है, किस प्रकार की हो रही है और इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध क्या है, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार, वहाँ पे फ्रॉस्ट, व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण जो किसी जलवायु प्रदेश है, किसी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिस प्रकार की जलवायु वहाँ पे पाई जाती है। यदि जो जलवायु जो कारक होते हैं समान हो तो जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनके कार्यों की जो गहनता है, शैलों के प्रकार एवं संरचना पर भी निर्भर करती है। संरचना में वलन हो गया, भ्रंश हो गया, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण हो गया, इसका झुकाव क्या है, जोड़क उपस्थिति कितनी है या अनुपस्थित है, बिल्कुल संस्तरण तल क्या है, घटक खनिजों की कठोरता कैसी है, कोमल है या कठोर है, या उनकी रासायनिक संवेदनशीलता यानी पारगम्यता इसमें देख सकते हैं या अपारगम्यता इत्यादि को सम्मिलित माने गए हैं इसके अंतर्गत। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है सेलों को यहाँ पे दर्शाया गया इस ग्राफ में, नूतन सेल, नवीन सेल। जैसे नूतन सेल दिखाया गया है, यहाँ पे सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है, सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र रंग द्वारा, यानी यहाँ पे जो ये जो कलर दिखाए गए दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र यानी रासायनिक परिवर्तन बहुत कम देखने को यहाँ पे हमें मिलेगा, बहुत ही कम। तीसरा में सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन है, इसमें रासायनिक परिवर्तन थोड़ा अच्छा, सामान्य से भी अच्छा रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक प्रक्रियाएं काम करेंगे। मृत्तिका खनिज क्षेत्र है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता वाला क्षेत्र है, जो 5 वाला बिल्कुल डार्क दिखाया गया है, यहाँ पे एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र बहुत अधिक है। इसी प्रकार छठवां जो यहाँ पे दिया गया है ये एक लोहा तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड युक्त मृदा यहाँ पे है, जैसे 6 वाला भाग है यहाँ पे। ये वर्षण वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तापक्रम, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, सवाना, इस प्रकार के क्षेत्र जो पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा, तो ये स्टेपी क्षेत्र को दिखा रहा है। ये तीसरा वाला भाग है सवाना क्षेत्र, इसमें चौथा भाग भी शामिल किया जा रहा है, यानी मृत्तिका खनिज युक्त होगी सवाना क्षेत्र में, एल्युमिनियम कुछ ऑक्साइड मिल जाएंगे सवाना क्षेत्र में, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए जलवायु अपक्षय मेंटल की गहराई को यहाँ पे दिया गया है इसकी ग्राफ के माध्यम से। देखिए विभिन्न प्रकार के जो शैलें हैं अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं जो होती हैं इनकी प्रतिक्रियाओं के प्रति अपने प्रतिरोध प्रस्तुत करती हैं या अपना प्रतिरोध दिखाती हैं। जैसे कोमल है चट्टान तो क्या होगा, अब भू आकृतिक प्रक्रियाएं वहाँ पे उसको बहुत जल्दी नष्ट कर देंगी। यदि वही चट्टान बहुत कठोर है तो क्या करेंगे, भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो वहाँ पे कार्यरत है वो भी धीमी गति से काम करेंगी या फिर वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाएंगे, तो इस तरह से ये भी प्रभावित करता है। आगे हम देखते हैं कि जो एक विशेष शैल होती है एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण, वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति क्या होती है, प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का भी प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, अतएव ये भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है।
तथा जो स्थलाकृति होती है उसमें भिन्नता का कारण भी बन जाती है ये प्रक्रियाएं, या उसकी प्रतिरोधता भी स्थलाकृतियों की भिन्नता का कारण बनती है। अधिकांश जो बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इन प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनगम्य हो सकती हैं। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर हमें देखने को मिलेगा। भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में ये विद्यमान रहते ही हैं। कुछ जैसे यहाँ देखिए कुछ जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसमें हम देखते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग को। ये क्या है? ये बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है अपक्षय में? देखिए अपक्षय के अंतर्गत जो वायुमंडलीय तत्वों के धरातल के पदार्थों पर ही की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जैसे जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन हो सकता है, रासायनिक विखंडन या वियोजन या अपघटन डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी शैलों का या वो यांत्रिक हो या भौतिक विखंडन हो या रासायनिक वियोजन, इसके माध्यम से जब उसमें जो शैलें होती है टूटती हैं उसे हम कहते हैं अपक्षय। देखिए चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है ना, ये संचलन बहुत कम होता है अपक्षय में। ये स्वस्थान कह सकते हैं, इन सीटू या तटस्थ यानी ऑन साइट यानी अपने स्थान पे ही टूटती फूटती है, बस यही अपक्षय में ये क्रिया शामिल होती है। आगे हम देखते हैं अपक्षय प्रक्रियाएं जो होती हैं जटिल भौमिकीय जलवायुवी स्थलाकृतिक एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा भी प्रनुकूलित होती हैं। यानी वहाँ की भौमिकी क्या है, जलवायु, वहाँ की स्थलाकृति संरचना, वनस्पतिक कारक सब प्रभावित करते हैं। सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मंडल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। देखिए अपक्षय प्रक्रियाओं के यहाँ पे 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला तो हो गया रासायनिक, भौतिक या आंतरिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इनमें से एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये तीनों क्रियाएं मिलकर ही किसी क्षेत्र का अपक्षय करती हैं। रासायनिक अपक्षय देखते हैं क्या होता है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत। देखिए जो अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह यानी केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत एक समूह जैसे कि विलयन, इसमें विलयन होता है, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण, शैलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, ये शामिल किए जाते हैं। ये रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं का समूह है जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ऑक्सीजन जो धरातलीय जल, मृदा जल, अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा भी चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ साथ जल एवं वायु यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इसके अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों में पर देखें तो रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। यानी जैसे हम किसी लैबोरेटरी में कोई केमिकल के द्वारा वहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, उसी प्रकार से रासायनिक जो अपक्षय होता है इसमें होता है। इसका देखिए एक ये समूह आ गया घोल या विलयन। सॉल्यूशन में क्या होता है, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो इसे घुल तत्वों के जल या अम्लों को हम घोल कहते हैं। और इसी प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है जो जल या कम अम्ल में जो उसमें जो खनिज होता है उससे मिल करके घुल जाती है और उस चट्टान को कमजोर करती है। देखिए यहाँ पे दिया है विलयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित भी हो जाते हैं एवं जल में निलंबन यानी सस्पेंशन के रूप में वो मिश्रित भी हो जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित भी होते हैं और यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट पदार्थ छोड़े सुगमता से निक्षालित हो जाता है और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज
कार्बोनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, तो जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वहाँ पे वो कार्बोनिक एसिड युक्त जल बनाते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते हैं। ये क्षयोन्मुख जैव पदार्थों द्वारा जनित जो कार्बन डाइऑक्साइड मृदा होती है, जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत ये सहायक होता है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है। यह भी घुलित होकर उनका विघटन करता है। कार्बोनेशन देखें तो कार्बोनेशन के अंतर्गत कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाते हैं। जब जो सेल संरचनाएं हैं उसमें कार्बोनेट की मात्रा अधिक है, बाइकार्बोनेट की खनिज से वो भरपूर है, तो उससे जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल, उसी का प्रतिफल कहलाता है बाइकार्बोनेशन। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज जो पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मृदा से, और जल द्वारा ये वायुमंडल से ये ले लिया CO2 ले लिया, ये सब अवशोषित करके और क्या कार्बोनेशन प्रक्रिया इसमें होती है। इससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप जो भूमिगत गुफाएं हैं इसका निर्माण होता है, जहाँ पे जो चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमें इस प्रक्रिया द्वारा कार्बोनेशन द्वारा बड़े बड़ी गुफाओं का निर्माण देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जलयोजन यानी हाइड्रेशन। देखिए जलयोजन जल का रासायनिक योग होता है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित यानी एक्सपेंडेड हो जाते हैं हुए, और एवं यह विस्तारित पदार्थ के आयतन, उनका वॉल्यूम अथवा सेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। जब फैलेगा तो सेलों का आकार बड़ा होगा। और कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। जब इसमें जल से मिलता है तो वो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। आगे हम देखते हैं, ये जिसे दिया है, ये चित्र दिया है आंध्र प्रदेश में गंभीर के समीप ग्रेनाइट सेल में बृहद अपसल्कन गुंबद। यह अपसल्कन को दिखा रहा है कैसे ये परत दर परत ये वो जो चट्टान है टूट रही है, निकल रही है। आगे दिया है कि यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में शांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। और अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। जैसे आर्द्र हुआ तो फूल गया और शुष्क हुआ तो फिर संकुचित होता है। इसमें वो क्या होने लगता है, इससे उनमें वो विघटित होने लगते हैं इस प्रक्रिया के तहत। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति उपरशायी पदार्थों में दरार के कारण बनती है, और रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग यानी इसमें फ्रैक्चर पड़ जाते हैं। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन अपसल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण देखें तो अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण है, तो खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। देखिए ऑक्सीकरण वही होता है जहां वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लौह धारक बायोटाइट, ओलिवाइन एवं पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहा जो होता है उसका लाल रंग भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो सकता है, बदल जाता है। जब ऑक्सीकृत जो खनिज हैं ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ की ऑक्सीजन का अभाव है, और एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, जब दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया होती है तो ये ऑक्सीकरण क्रिया प्रारंभ होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूनीकरण प्रक्रिया या क्रिया। ऐसी दशाएं प्रायः भौम जलस्तर के नीचे रुद्ध जल के क्षेत्रों में या जल प्लावी जल से भरा क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लोहा का लाल रंग हरे आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती है। जलयोजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। सारी क्रियाएं जैसे हम लोहे में जंग लगना देखते हैं, ऑक्सीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। ये सारी चीजें होती हैं। देखिए भौतिक अपक्षय देखते हैं। रासायनिक अपक्षय हमने देखा,
भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएं जो यहाँ पे दिया है कि भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दिया है कि कुछ अनुप्रयुक्त बल होते हैं, निर्भर करती है, और ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं भौतिक अपक्षय में। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जैसे कि अत्यधिक ऊपर भाग दबाव पड़ता है, एवं अपरूपण प्रतिबल हो गया। तापक्रम में परिवर्तन हो सकता है, क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण भी उत्पन्न विस्तार, कुछ विस्तारण एक्सपेंशन होता है। शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव होता है। इनमें से कई बल धरातल पर काम करते हैं, विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त भी होती हैं, जिसका परिणाम है सैलों का विभंग, यानी उसमें फ्रैक्चर का पड़ना। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश जो तापीय विस्तारण होता है एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। यह प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण जो सैलें हैं, सैलों की सतत श्रांति के फलस्वरूप ये सैलों को बड़ी हानि भी पहुंचा सकती हैं। आगे इसमें नेक्स्ट इसका प्रोसेस है, कारक है भौतिक अपक्षय का भार विलीनीकरण एवं विस्तारण, यानी इसमें क्या होता है, अनलोडिंग एवं एक्सपेंशन के कारण भी भौतिक अपक्षय होता है। जैसे अनवरत अपरदन के कारण जो ऊपर सही सैले हैं उसके भार का अपनयन होने लगता है, तो ऊर्ध्वाधर जो दबाव होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे सैलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित होने लगता है। यानी ऊपर से दबाव कम होगा तो सैलें को खुला माहौल मिलेगा, तो वो क्या होती हैं, विस्तार करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी सैलों का क्या होता है, अपक्षय होता है, उनका पतन होगा, उनका विघटन होता है। विभंग यानी फ्रैक्चर मोटे तौर पर देखें तो भूतल की सतह के समानांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप और विभंग द्वारा सैलों की भारी चादरें या अपसल्कन पट्टियां निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भार विहीनीकरण यानी अनलोडिंग द्वारा भी दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबदों को अपसल्कन गुंबदम कहते हैं, जो कि इसी प्रक्रिया द्वारा यानी अनलोडिंग प्रक्रिया द्वारा ही जो अपसल्कन होता है या अपसल्कन गुंबद बनते हैं, इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट इसी का कारक है तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण यानी टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के द्वारा कैसे होता है भौतिक अपक्षय, जैसे सैलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुचन की अपनी एक सीमा होती है। जैसे तापक्रम बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक खनिज फैलता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा खनिज फैल गया, अपने निकटस्थ खनिज को भी अब फैलेगा तो उसको दबाव डालेगा उस पर, तापक्रम गिरा तो उसमें तदनुसार उस संकुचित हो गया, सिकुड़ गया। तापक्रम में यही दैनिक परिवर्तन के कारण सैलों के बार बार छिछले संस्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता है, और इस तरह से वो बार बार फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते सिकुड़ने की वजह से उसमें भी वो चट्टानें कमजोर होने लगती हैं, और वहाँ पे हमें भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय देखने को मिलेगा। जहाँ दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, जिससे सर्वाधिक प्रभावशाली वहाँ पे ये प्रक्रिया वहाँ पे देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर चेंज। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत श्रांति यानी फैटिग्यू से सैलों को बहुत कमजोर बना देते हैं। सैलों के सतही संस्तरों में उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा जो सतही सैलें यानी जो पृथ्वी के धरातल के समीप की सैलें हैं उसमें ये विस्तारण बहुत एक्सपेंशन क्या होता है, अधिक हमें देखने को मिलता है। देखिए इन्हीं कारणों से सैलों के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होता है और परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म तथा ठंडा होने में विभेद एवं भिन्नता होने के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव तथा संकुचन और तत्पश्चात धरातल से अपसल्कन के कारण सैलों में चिकने गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट सैलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोलास्मा का निर्माण होता है, जिसे हम टॉर कहते हैं, इसे टॉर का नाम दिया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट कारक है हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेजिंग, यानी फ्रीजिंग और फ्रॉस्ट वेजिंग है, ये सारी क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत आइए हम देखते हैं क्या होता है, कौन सा प्रक्रिया काम करती है। जो सेल होते हैं, सेल के रंध्रों मतलब वही जो दरार उसमें होते हैं, जो पतले पतले जो क्रैक आ जाते हैं, इसमें बार बार हिमकरण होता है एवं पिघलन होता है। पहले हिम जमेगा, बर्फ जमेगी, फिर पिघलेगी, इसके कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों जहाँ हिमकरण एवं पिघलन की प्रक्रिया पुनरावृत्त होती है उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली होती है।
जल का तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव एवं उच्च दबाव का कारण बनता है और यही फैलाव संधियों ज्वाइंट दरारों में छोटी छोटी अंतरकणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता जाता है जब तक सेलें टूटकर अलग नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। लवण अपक्षय, लवण अपक्षय जो होता है साल्ट वेदरिंग, इसमें क्या प्रोसेस होता है, देखिए सेलों में नमक जो है तापीय क्रिया, जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण भी ये फैलता है और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं बोरियम जैसे कई लवण है, इसमें आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो लवण होते हैं जहाँ पे इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम, तापीय विशेषताओं पे निर्भर करता है, कैसा तापमान है वहाँ का इस पे। और रेगिस्तान में हम देखें तो रेगिस्तान में 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का सतह पे उच्च तापक्रम तो हमें देखने को मिलता है और यह लवण विस्तारण में सहायक होता है इतना टेम्परेचर। देखिए सतह के निकटस्थ रंध्रों में, जो सतह के निकट रंध्र होते हैं, इसमें लवण क्रिस्टल सेलों की पृथक कणों में विपाटन पैदा कर देते हैं जो अंततः गिर जाते हैं। पृथक कणों के गिरने की यह प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक सल्कन का कारण बन सकती है। सभी लवण विघटन प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। आर्द्रता एवं शुष्कन के जो एकांतर होता है उस वाले क्षेत्रों में जो लवण होते हैं, लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं। इनमें निकटस्थ कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड, जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पे दरारें विकसित हो जाती हैं। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया बड़ी सुगमता से टूट जाती है। इसके बाद चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, नीस, ग्रेनाइट की भी यह स्थिति होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रवाह तीव्रता, आर्द्र यानी शुष्क क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र को दिखाया गया है। सेल स्खलन, सेल मलबा विसर्पण, मृदा विसर्पण, ये भी क्या है, ये दिया है कि अनुप्रस्थ विस्थापन होता है इसके द्वारा। भूस्खलन क्या है, ये भी अनुप्रस्थ हो गया। मृदा सर्पण अनुप्रस्थ हो गया। ये सारी चीजें हैं अनुप्रस्थ विस्थापन का है। अशुष्कता, आर्द्रता का मतलब इन क्षेत्रों में ये चीजें सब क्या करती हैं, प्रक्रिया अपनी करती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि आगे अगला हम देखते हैं अपक्षय, जैविक कार्य एवं अपक्षय यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। देखिए जो जैविक अपक्षय होता है इसमें जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में योगदान है। यानी जैविक अपक्षय की बात करते हैं, जीव जंतुओं, वनस्पतियों का योगदान होता है इसमें। केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने, रेजिंग यानी फॉन के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी आती है, हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोत कर, मिट्टी में कृषि करके, धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में भी सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे हो गए, जो पशु होते हैं, पशुओं के खुर द्वारा भी या उनके ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान करते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, कुछ का क्षरण होना, कुछ का घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं वो, और उन्हें यांत्रिक ढंग से मैकेनिकली उसे तोड़कर अलग कर देती हैं। जो पौधों की जड़ें होती हैं, है तो जैविक लेकिन एक तरह से यांत्रिक रूप से उसको तोड़ देती हैं। यदि अपक्षय के विशेष प्रभाव देखें, स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, तो अपसल्कन, अपसल्कन एक अपक्षय का विशेष प्रभाव है। अपसल्कन में क्या होता है कि इसकी व्याख्या जो पहले तो हमने पढ़ा है भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में, इसमें तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्कन एक परिणाम होता है, अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है, यानी ये परिणाम स्वरूप में देखने को मिलता है। सेल आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पे ये घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन देखें तो अपसल्कन अभारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। और अपसल्कित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अभारितीकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का महत्व हम देखें तो क्या अपक्षय का महत्व क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। देखिए अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर या मृदा निर्माण के लिए ही मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, जैसे कि अपर्दन एवं संचलन
ये मास मूवमेंट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अपक्षय जब अपक्षय नहीं होगा तब तक मास मूवमेंट नहीं हो सकता है। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वन वनस्पतियों की देन होती है। वन अपक्षय जैसे परिवार हो गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं और ये क्या करती हैं, अपक्षय की सिग्निफिकेंस बढ़ाती हैं। यहाँ पे दिया पश्चिगामी घूर्णन के साथ मलबे का, और जैसे कि ढाल भी प्रभावित करता है, जैसे वनस्पतियां हैं। अब ये ढाल है तो ढाल भी क्या कर रहा है, ढाल कहीं ना कहीं इसको योगदान देगा, ये उसको जो अपक्षय हुआ है उस मलबे को विघटित करने या उसको दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने के लिए ढाल क्या होते हैं, प्रारंभिक स्थिति होती है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मेंटल गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता है। अपक्षय नहीं हो तो अपरदन नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अपक्षय बृहद क्षरण, अपरदन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। यानी अपक्षय बृहद क्षरण में योगदान देता है और अपरदन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियां अपरदन का परिणाम होती हैं। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे हो गए लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों की समृद्धिकरण, जब इनका रिचमेंट होता है, इनका कंसंट्रेशन में यह सहायक होता है। और अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी अपक्षय जो होता है मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन प्रक्रमण शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को हम समृद्धिकरण कहते हैं, इनरिचमेंट। आगे हम देखते हैं बृहद संचलन यानी मास मूवमेंट के बारे में। देखिए, जो बृहद संचलन होता है इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहद मलबा जो होता है, डेब्रिस होता है बृहद मलबा, यह गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप ही स्थानांतरित होता है। और इसका तात्पर्य क्या है, देखिए इसका तात्पर्य यह है कि वायु, जल एवं हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ढोते, अपितु जो मलबा भी अपने साथ साथ वायु, कुछ जल, कुछ हिम ले जाते हैं। तो उसी प्रकार बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के पिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल तथा आधार सेलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि जो बृहद संचलन होता है इसके लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपक्षय ढालों पर अपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। देखिए, बृहद संचलन, देखिए बृहद जो संचलन है गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। इसमें कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल हो गया, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता है। तो अपरदन के अंतर्गत नहीं आता है बृहद संचलन, तो किसके अंतर्गत आएगा? यद्यपि ये क्या करता है, ये पदार्थों का संचलन करता है, ना कि अपरदन करता है। इनको संचलन करता है बृहद संचलन। ये भी किसके कारण से? गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महानतर होते हैं। यानी जब बल जो है पदार्थों के अपरूपण से प्रतिरोध से महान होता है तो ये उसमें असफल होते हैं। असंबंध कमजोर पदार्थ हो गया, छिछले संस्तर वाले शैले हैं, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल है तो या पर्याप्त वर्षा, वहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो रही है, वनस्पति का अभाव है, तो बृहद संचलन में ये सारी चीजें सहायक होते हैं। बृहद संचलन जैसे भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु, तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा और वनस्पति का अभाव है और साथ ही साथ ढाल है तो ढाल प्रवृत्ता सब के सब बृहद संचलन में काफी सहायक होते हैं। देखिए, यहाँ दिया है जैसे कि बृहद संचलन की जो सक्रियता है कि कई कारक होते हैं। पहला है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पत्ति अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन होना,
अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशय एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों, जो ढाल होते हैं, ढालों एवं नदियों तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, ये सारी क्रियाएं शामिल होते हैं, सहायक होते हैं ये सब बृहद संचलन के लिए। इसी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश हो गया। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं। एक तो अनुप्रस्थ विस्थापन, यानी अनुप्रस्थ विस्थापन यानी तुषार वृद्धि अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। एक होता है प्रवाह, एक अनुप्रस्थ विस्थापन हो गया, दूसरा हो गया प्रवाह, तीसरा है अस्खलन। तो हमें 3 रूप में देखने को मिलता है। बृहद संचलन विभिन्न प्रकारों संचलन के सापेक्ष गति, दर एवं आर्द्रता की सीमाओं के संबंधों को भी दर्शाता है। देखिए, बृहद संचलन 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं हम। एक तो मंद संचलन और तीव्र संचलन। यानी बृहद संचलन में कारक हमने देख लिया कि अनुप्रस्थ विस्थापन हो गया, प्रवाह हो गया, फिर साथ साथ अस्खलन। तो ये 2 तरह से होता है, मंद संचलन और तीव्र संचलन। मंद संचलन की बात करें तो इसमें वही है कि मंद संचलन मंद विरूपण यानी क्रीप यानी इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि मध्यम तीव्र होता है और मृदा से आच्छादित ढाल पर गठित होते हैं, यानी बहुत धीरे गति से इसमें संचलन होता है। इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ को अपनी लंबवत स्थिति से झुके हुए तथा संरेखण में देखा है, यदि देखा है तो वह मंद विरूपण प्रभाव है। इसमें सम्मिलित पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण, जैसे कि मिट्टी मंद विरूपण हो गया, टैलस मंद विरूपण, टैलस का जब प्रभाव होता है, शैल हिमानी मंद विरूपण, शैल हिमानी जो हिम होते हैं, हिमानियों का नीचे की तरफ हो रहा है विरूपण, तो इसे हम शैल विरूपण कहेंगे, आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण भी सम्मिलित होता है, जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा के अंबार अथवा पानी से स्नेहित या संतृप्त सूक्ष्म कण वाले शैल या मलबा हो सकते हैं। यह प्रक्रिया उन्हीं क्षेत्रों में आम होती है, यानी जहाँ पे परिहिमानीय आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र है, जहाँ की जलवायु परिहिमानीय है, आर्द्र शीतोष्ण वहाँ पे क्षेत्र है, वहाँ पे एक क्रिया होती है मंद संचलन। जहाँ पे गहराई तक हिमकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है, वहाँ लंबे लगातार वर्षा भी होती है। और ये यहाँ देख, जब ऊपरी भाग संतृप्त, निम्न भाग जल के लिए अप्रवेश हो तो ऊपरी भाग में प्रवाह होता है, नीचे नहीं जा पाता है जल तो ऊपर ही प्रवाहित होता है। आगे हम देखते हैं तीव्र संचलन यानी रैपिड मूवमेंट्स। देखिए, इसके अंतर्गत है कि ये संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर के तीव्र ढालों पर घटित होते हैं, यानी इसमें गति थोड़ी बहुत अधिक तीव्र होती है मंद ढाल की अपेक्षा, मंद संचलन की अपेक्षा। संतृप्त चिकनी मिट्टी या जो गादी धरातल पदार्थ है, उनका निम्न अक्षांश वाले वेदिकाओं या पहाड़ी के सहारे निम्नामुख संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। प्राय पदार्थ इसमें सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अवसत कर जाते हैं तथा अपने शीर्ष के पास चापाकार कगार पदानुंगुली के पास एकत्रित उभार छोड़ जाते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार शैल, विशेषकर कोमल परतदार शैल जैसे कि शैल या गहराई से अपक्षयित आग्नेय शैल भी ढाल के नीचे स्थलखलित हो जाते हैं। इस वर्ग में दूसरा प्रकार जैसे कीचड़ प्रवाह यानी मड, एक मड फ्लो इसके अंतर्गत होता है। इसमें वनस्पति आवरण के अभाव में और जो भारी वर्षा के कारण ये मड फ्लो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है और चैनल्स के नीचे के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी सी दिखाई पड़ती है, ये होता है मड फ्लो। देखिए, इसमें क्या है, जो कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बहकर गिरी पाते हैं, जो पिडमान होता है या मैदान में आते हैं, तो ये सड़कों, पुलों या मकानों को चपेट में ले लेते हैं और बहुत विध्वंसकारी भी ये सिद्ध हो सकते हैं, इतनी इनकी तीव्रता होती है। कीचड़ का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ये हाल ही में उद्गरित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी ढाल जहाँ पे वहाँ पे हमें कीचड़ यानी मड फ्लो देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रकार के संचलन में तीसरा प्रकार मलबा अवधाव कहलाता है, यानी एवलांस। यानी तीसरा जो प्रकार है मड फ्लो हो गया, ये होता है अवधाव कहते हैं, यानी एवलांस। एवलांसेज में क्या होते हैं, वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित जो आर्द्र प्रदेश है, इसकी विशेषता यहाँ पे हमें एवलांस अवधाव देखने को मिलता है। यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा हिम अवधाव के समान ही होता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों व उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वतों में कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले दशक में उद्गार हुआ और उनके ढालों पर उद्गार के अवधि में तथा उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ का प्रभाव हुआ। आगे देखते हैं हम भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। इसके अंतर्गत क्या होता है, भूस्खलन देखिए तो अपेक्षाकृत तीव्र एवं अगम्य संचलन होता है, ये भी और तीव्र होता है। इसमें अस्खलित होने वाले जो पदार्थ है अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं यानी ठोस होते हैं और संलग्न बृहद आकार का होता है। आकृति सेल में अनिरंतरता होती है, यानी ठोस होता है। बहुत बड़े प्रकार में जो सेल टूटते होते हैं उनके अक्षरण का अंश ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ढाल के अनुसार वो क्या होता है, एकाएक पूरा वो अस्खलित हो जाता है।
देखिए ढाल जिस पे संचलन होता है के संदर्भ में पश्चात आवर्तन के साथ सैल मलबा के एक या कई इकाइयों में फिसलन को ही अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी की पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन होता है, इसे हम रोलिंग कहते हैं। जैसे देखिए भारत, नेपाल, उत्तर प्रदेश में शारदा नदी निकटस्थ शिवालिक हिमालय श्रृंखला में भूस्खलन के प्रकार जैसे यहाँ पे है, यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ढाल के सहारे मलबा का निक्षेप होता है, यानी अस्खलित होकर पूरी वहाँ की जो चट्टाने होती है, जो मृदा होती हैं, भूस्खलन द्वारा नीचे की तरफ आके गिर जाती हैं। देखिए इसे ही स्खलन मलबा स्खलन कहा जाता है। मलबा स्खलन में क्या होता है, खड़े वर्टिकल या प्रलंबी फलक होते हैं, यानी बिल्कुल ढाल खड़ी होती है। इसमें मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन भी होता है। संस्कृत जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र होता है, विध्वंसक होता है। तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र नति संस्तरण तल जैसे कि अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में गठित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरते हैं, इसे हम कहते हैं शैल पतन, यानी फाल कहा जाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इसे शैल स्खलन से अलग करता है। आगे है बृहद क्षरण। बृहद क्षरण में क्या होता है, बृहद संचलन में अनुसार इसमें मृदा का संचलन जो होता है तीव्र प्रवाह होता है। आगे देखते हैं हमारे देश में जो मलबा अवधाव होता है या भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं, ये सारी प्रक्रिया में हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। जैसे कि हिमालयन विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है और यहाँ अधिकांशतः पदार्थ फैले भी हैं और संगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से बना हुआ है ये, तो इसकी ढाल मध्यम न होकर काफी तीव्र है। इस वजह से हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक अस्थायी है। बहुत कम यहाँ पे हमें विवर्तनिक ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, स्खलन, स्लाइड्स, स्लाइड, ये सारी चीजें तो बहुत कठोर शैली से निर्मित हैं, परंतु अभी भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, हिमालय की अपेक्षा इसमें कम होता है, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु एवं कगार के साथ तीव्रता भी हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय यहाँ पे सुस्पष्ट होता है, यांत्रिक अपक्षय अधिक देखने को मिलता है। यहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है। इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ साथ सीधे शैल पतन भी हो जाता है इन क्षेत्रों में। आगे हम देखते हैं, देखिए जो अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में, यानी इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, अपर्दन, हमने अपर्दन के बारे में भी सब पढ़ा है। देखिए अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की प्राप्ति होती है, उन्हें परिवहन को सम्मिलित किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं निक्षेपण। परिवहन को भी अपर्दन में शामिल कर लिया जाता है। अपक्षय में तो परिवहन नहीं होता है, लेकिन अपर्दन में शामिल होता है परिवहन। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय या मानक क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़े में टूटती हैं, तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमाने, वायु लहरें, धाराएं इनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी जो मलबे हैं, मलबों द्वारा घर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं, और इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय अपर्दन में सहायक है, लेकिन अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहद क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं। बृहद संचलन एवं अपर्दन में अंतर होता है। बृहद संचलन में क्या होता है कि जो शैलें हैं, मलबा चाहे वह शुष्क हो या नम हो, वो क्या करेगा, उसको बृहद संचलन गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, उसको प्रभावित करता है। परंतु प्रवाहशील जल, हिमाने, लहरें एवं धाराएं वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो कि धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कारक हैं, 3 अवस्थाओं में हो सकता है पदार्थों का क्रम से, जैसे गैसीय, एक तो हवा द्वारा, एक तो यानी जल द्वारा, एक हो सकता है हिमानी द्वारा। तो अपर्दन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो कि भू सतह के साथ संचलित कारकों से संबंधित होता है, वो है अपर्दन। इस प्रकार से कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थ के बृहद तथा उसके संचलन वेग पर निर्भर करता है, यानी एक तो उससे पदार्थ मात्रा कितने मिल रही है, कितने मलबा है और कितने उसकी तीव्रता है, गति कितनी है। यदि विशाल का हिमालय बृहद बहुत मंद गति से संचलित, मैंने बहुत बड़ा है तो बहुत धीमी गति से संचलित होगा, परंतु अपर्दन की दृष्टि से बहुत प्रभावकारी होते हैं। अपर्दन ये अधिक करते हैं जो विशाल का हिमालय होते हैं। दूसरी ओर हवा हो गया जो कि गैसीय रूप में होती है, ये कम प्रभावी होती है। और अपर्दन के 2 अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा भी नियंत्रित होता है। जो लहरें हो गई, जो धाराएं होंगी सागरीय,
और भूमिगत जल ये कहीं न कहीं जलवायु द्वारा नियंत्रित होता है, जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं ये। लहरें थल जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जो जल होता है इसका कार्य क्या होता है, प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होते हैं। यदि शैल पारगम्य घुलनशील एवं जल प्रायः है तो केवल कार्स्ट जो चूनाकृत आकृतियां होती हैं उसका निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे और भी निर्मित भू आकृतियों के बारे में। यहाँ देखते हैं निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। निक्षेपण अपरदन के बाद ही होता है ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, यानी ढाल कम हो गया, अपरदन के कारक भी बंद कर दिए अपने कार्य, तो निक्षेपण हो जाता है, वहीं पे वो अवसादों का निक्षेपण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में वही है कि निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है, पहले स्थूल बाद में सूक्ष्म पदार्थों का निक्षेपण, यानी ऐसा होता है पहले बड़े बड़े पदार्थों का निक्षेपण, फिर आगे जाते जो स्थूल सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनका डिपोजिट होने लगता है। अपरदन कारक जैसे कि प्रवाह युक्त जल द्वारा भी होता है। अपरदन कारक कह सकते हैं, अपरदन के कारक है प्रमुख जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल। जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल ये मुख्य चीज कारक है निक्षेप अपरदन के। आगे हम देखते हैं अपरदन एवं निक्षेपण के कारण। देखिए इसका अपरदन निक्षेपण के कारण जो कौन कौन से आकृतियां बनती है इसका हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। हम अब देखते हैं मृदा निर्माण। मृदा निर्माण कैसे होता है, जैसे सोइल फॉर्मेशन कह सकते हैं। देखिए मृदा निर्माण एवं मृदा के तत्व कौन कौन से हैं, जैसे हमने पौधों की मृदा में बढ़ते हुए देखा है, मैदान में खेलते हैं, मृदा के संपर्क में आते हैं, यानी मृदा हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करता है। मृदा पे भी हमारा जीवन टिका हुआ और किसानों का तो और भी, यानी पृथ्वी पे जो भी धरल जीव है बिना मृदा के उनका जीवन संभव है नहीं। यदि हम देखें तो जैसे हमें बात करें कि मृदा जो वैज्ञानिक हैं इनके अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थ रहते हैं, पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। हम नहीं कह सकते मृदा बिल्कुल स्थिर है, निर्जीव, सजीव है और गत्यात्मक भी है। देखिए मृदा अपक्षय अपकर्षक कवि का परिणाम यह है कि वृद्धि का माध्यम भी है और एक परिवर्तनशील और विकासोन्मुख तत्व भी है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन, उसमें जैव पदार्थ की मात्रा, पेड़ पौधे और प्राणीजात, तापक्रम, नमी सभी मौसम के साथ साथ विस्तारित होते रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो मृदा है जलवायु की दशाओं को भू आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ साथ अनुकूलित होते हैं। जलवायु भी इसे प्रभावित करता है, वहाँ की भू आकृतियों के कारण भी इसकी संरचना निर्धारित की जाती है और वनस्पतियां तो इसके विकास में योगदान देती ही हैं। यदि उक्त नियंत्रित दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो सकती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में यदि बात करें, यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो देखिए मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षय प्रवाह होता है कि मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षय प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप से बैक्टीरिया हो या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई हो गए, लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कई गौड़ जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक भी होते हैं। प्रारंभ में जो गौड़ घास हो गए फर्न की वृद्धि हो सकती है, बाद में इन्हें पक्षियों, वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष, झाड़ियों का वृद्धि होने लगता है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर, कड़ या फिर इस प्रकार के जीव जंतु भी मृदा में निवास करते हैं, न कि सिर्फ वनस्पतियां। बहुत सारे जो बिल में रहते हैं जीव जंतु उनको भी आश्रय प्रदान करती है। आगे यदि हम बात करें कि जो ये मुख्य एक इसमें शब्दावली है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? मृदा विज्ञान, यानी पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है, यानी पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा निर्माण के कारक में देखें तो कारकों में हम शामिल कर सकते हैं मुख्य कारक है, जैसे मूल पदार्थ हो गया, उसी से तो मृदा बनेगा, पहला तो ये हो गया। फिर वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, जलवायु कैसी हैं, जैविक क्रियाएं कैसी हैं और समय, टाइम भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मृदा के निर्माण में। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं और इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु को। जलवायु कैसे मृदा निर्माण को प्रभावित करता है, जैसे जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। इसमें मुख्य इसके भी तत्व होते हैं। जलवायु कौन कौन से तत्व मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं या उसमें सहायक है, जैसे प्रवणता हो गया, वर्षा हो गया, वाष्पीकरण की बारंबारता कितनी हो रही है, अवधि कितनी है, उसकी आर्द्रता कितनी मात्रा में वहाँ पे, और तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता होती है, ये भी उसको प्रभावित करता है। अगला यदि हम देखें मूल पदार्थ शैल
पैरेंट मटेरियल ये प्रभावित करता है, जैसे कि मृदा निर्माण जो मूल सेल है, किस प्रकार के सेल है उससे वहाँ की मृदा निर्माण होगा। मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट पे होती है, स्थिर स्थान में ही रहता है, वहीं पे वो अपचय अपवर्तन द्वारा जब विघटन होता है तो उससे मृदा का निर्माण होता है। देखिए इसमें है कि मृदा जो निर्माण होता है इसका गठन जो होता है, मलबा के आकार, उसमें उस संरचना कैसी है, एकल है, पृथक है, मलबा के कणों का विन्यास कैसा है, अति सूक्ष्म है, बृहद है, मध्यम में किस प्रकार के हैं। सेल निक्षेप की खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर भी निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं जो उसकी दर तथा आवरण की गहराई मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर भी हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन एवं बहुत नवीन है, मृदा बहुत नवीन है तो क्या होता है इसमें ये होता है कि इसमें परिपक्वता यानी जब मृदा बिल्कुल नई है तो पर्याप्त परिपक्वता नहीं होगी, अनमेच्योर मृदा होगी, मृदा में मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन उसमें जैविक या फिर ह्यूमस की मात्रा कम होगी, उपजाऊपन कम होगा। इस प्रकार से जो मिट्टियां मूल सेलों से स्पष्ट रूप से संबंध दर्शाती हैं। वहाँ का जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी कैसे मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। देखिए जो टोपोग्राफी है, मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है, ये भी निष्क्रिय है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने के सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करता है, जिससे वहाँ की स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल से प्रभावित करते हैं। यानी वहाँ वो पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ये टोपोग्राफी मृदा निर्माण में प्रभावित करता है। यानी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे तो गहरी मोटी परत पाई जाएंगी, लेकिन जो पठारी क्षेत्र है उसमें मृदा का गहराई बहुत कम होगा। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे संस्तर विकास हो सकता है। जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग मिल सकता है। मध्य अक्षांश में देखें तो दक्षिणोन्मुख सूर्य की किरणों से अनावृत ढालों की वनस्पति तथा मृदा की दशा भिन्न भिन्न होती है और एक उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी और वनस्पतियां भी मिलती हैं। इसके साथ जो बायोलॉजिकल इसमें एक्टिविटीज हो गए, जैविक क्रियाएं हो गई, इसमें है वनस्पति आवरण और जीव जो कि मूल पदार्थों के प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ हो गए, नमी धारण की क्षमता हो गई, नाइट्रोजन हो गई, जोड़ने में सहायक होते हैं। मृदा जो मृत पौधे हैं मृदा को सूक्ष्म जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो कि ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। साथ ही बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को भी दर्शाता है ये। और ठंडी जलवायु में ह्यूमस जो होता है एकत्रित होता रहता है, क्योंकि यहाँ जो बैक्टीरियल वृद्धि होती है धीमी होती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है तो ह्यूमस धीरे धीरे एकत्र होता रहता है, उसको ह्यूमस को बहुत वो अपछेद नहीं कर पाता है। इस वजह से उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित होते हैं। यानी अवियोजित हो पाता है, जो भी जैविक संस्तर रहते हैं या ह्यूमस अवियोजित रह जाता है तो उससे पीट संस्तरों का विकास होता है। आगे देखते हैं जैसे आर्द्र उष्ण भूमध्यरेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि हो गई, क्रियाएं सघन होती हैं, मृत वनस्पति शीघ्रता से आक्षेपित हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं, यानी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे होते हैं, जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान जो पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। साथ ही जैसे चींटी हो गए, दीमक, केंचुए, ये सारे के सारे जैविक कारक मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। और केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली जो मिट्टी का गठन है वह रासायनिक परिवर्तित हो जाता है और वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। जो केंचुओं द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है और जो उसे निक्षेपित करते हैं। टाइम कैसे रोल अदा करता है कालावधि मृदा निर्माण करने में। जैसे मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रिया के प्रचलन में लगने वाले जो समय होता है, समय ये परिपक्वता का निर्धारित करता है। जितने दीर्घकालिक मृदा निर्मित हैं वो काफ़ी परिपक्व हैं, काफ़ी उपजाऊ होती हैं। तो एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय में पहले देखें तो निक्षेपित जल और मिट्टी या हिमालय टेल से विकसित जो मृदाएं होती है तरुण होती हैं, यूथ मानी ये यंग मृदा होती है, नई मिट्टी होती हैं वो, तो उनमें संस्तर का अभाव होता है। संस्तर काफी होरिजोन का विकास नहीं होता है, वो काफी कम संस्तर होते हैं अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। तो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। हाँ, कालावधि नहीं है, लेकिन इसमें हम इसे मध्यम कालावधि के है, दीर्घ कालावधि के है, या फिर उसमें धीरे धीरे विकास होता है। नई मृदाओं का भी विकास होता है और दीर्घकालीन जो मृदाएं होती है वो और उपजाऊपन होती है। इस तरह से समय बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है मृदा निर्माण के लिए।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।